How was your exam yesterday? Start our lecture. How was your exam yesterday? Chalo, we'll start with revolt of 1857. ठीक है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपको मेंस में, मेंस, ओके, एंड प्रीलिम्स बोथ. ठीक है, एक इससे आएगा आपको प्रीलिम्स में और मेंस में. दूसरा है गांधीयन फेज से. ठीक है, दूसरा है गांधीयन फेज से. ठीक, I have given you 10 previous year question paper. Kindly go through them. Okay. So we have already seen that the Marathas have been defeated. Defeated. Audh or Awadh annexed. Annexed. By 1772, Bengal completely under British control. हैदराबाद, इसको तो मराठाओं ने पहले ही खत्म कर दिया था, तो ये ब्रिटिशर्स के गोद में जाके बैठ चुके हैं. ठीक है, साउथ इंडिया में एंग्लो फ्रेंच वॉर. ठीक है, और एंग्लो मैसूर वॉर. अब ऑलमोस्ट प्लस तेगु ये भी आ गया है, दैट इज लोअर बर्मा अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. ठीक है, सिक्किम का एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट्स, दार्जिलिंग एंड ऑल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. पंजाब 1849 अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. यहां तक सबको समझ में आया है या नहीं आया है? यस सर. ठीक है, देखो, ब्रिटिश का अगर आप इंडिया में कॉन्क्वेस्ट देखोगे ना, तो तीन तरीके से हुआ और तीन स्टेजेस में हुआ है. ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, एंड देन ब्रिटिश रूल इन थ्री स्टेजेस. ठीक है, इन थ्री स्टेजेस. ओके, तो पहला स्टेज क्या था? पहला स्टेज था बैटल ऑफ पलासी से लेके डिफीट ऑफ मराठा पावर. ठीक है, डिफीट ऑफ मराठा पावर. ठीक है, इस स्टेज में क्या हुआ है, ब्रिटिश के पास फुल कंट्रोल ऑफ बंगाल आ गया है. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट. ठीक है, डूइंग अवे विथ, सॉरी, डूइंग अवे विथ डुअल गवर्नमेंट. ठीक है,
और उसके बाद पूरा बंगाल इनके अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये पहला स्टेज है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में, वही आपको सिर्फ समझा रहा हूँ स्टेजेस। सेकेंड फेज है। अच्छा, इस स्टेज में उन्होंने क्या किया है, 1757 टू 1813, इन्होंने क्या है पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इज यूज टू मोनोपोलाइज्ड ट्रेड। ठीक है, वेयर इन बंगाल। बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। आप बोलोगे बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस, 50 बार सर आप बोल रहे हैं। उस समय इंडिया 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी था। और इसका रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल। बंगाल मतलब प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इनफैक्ट आपका जो सिलचर वाला एरिया है वो भी बंगाल का ही हिस्सा है। ठीक है, वो आसाम का हिस्सा बाद में बना। उसके लिए दो आदमी को आपको थैंक यू बोलना होगा, एक क्वीन ऑफ त्रिपुरा और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी तो दे दिए थे, उनको कोई टेंशन नहीं था, तो दे दिए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि एग्रीमेंट तो हो गया है, तो क्वीन ऑफ त्रिपुरा को बोला गया कि आप अंदर से एकदम भूकंप मचाए रखिए, हम बाहर से आपको सपोर्ट देते रहेंगे। ठीक है, और जाकर के 1457 के लगभग, सॉरी 1452 या 55 के लगभग त्रिपुरा के साथ वो वाला पोर्शन इंडिया आ गया। ठीक है, अब क्या है, इस पॉलिटिकल पावर को यूज करना फॉर मोनोपोली ऑफ ट्रेड इज नोन एज इंपीरियलिज्म। ठीक है, इनफैक्ट पूरा का पूरा जो 3 फेजेस है ये इंपीरियलिज्म का ही फेजेस है। ठीक है, तो ये इंपीरियल का जो मेजर फेज है 1757 और 1830, ये क्या है, मर्केंटाइल फेज। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बंगाल से इन्होंने रेवेन्यू निकाला। मैंने आपको बताया था दीवानी राइट्स। ठीक है, रेवेन्यू लिया। ठीक है, और इस रेवेन्यू से ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड टू इंग्लैंड वाज डन। ठीक है, अपने घर से पैसा नहीं लगाया। ठीक है, इन मर्केंटाइल फेज वेल्थ फ्लोड फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। वेल्थ फ्लोड फ्रॉम बैरल ऑफ गन। ठीक है, देखो मर्केंटाइल में क्या होता है ना, आदमी सामान लेता है यहाँ का और उसको होल्ड करता है और कहीं और बेच देता है। ठीक है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही है। हमने बंगाल से रेवेन्यू राइट्स ले लिए हैं, दीवानी राइट्स ले लिए हैं, वहां से पैसा मिल रहा है हमें, उस पैसे से हम सामान खरीद रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यूरोप में। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू ऑफ बंगाल हमें मिला, कहां से मिला, फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ठीक है, ये मर्केंटाइल फेज है, ये आपको मेंस में लिखना होगा। मेंस में जैसे लिखिएगा
कोई भी चांदनी होटल वाला कैंडिडेट आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरटीआई के थ्रू आप अपना पेपर और टॉपर्स का पेपर निकलवा सकते हैं, और फिर उसको कंपेयर कर सकती है हाई कोर्ट एक्सपर्ट्स के मदद से। आपको ये बात बता देता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन अच्छा गया है, तो टॉपर्स का आरटीआई से पेपर निकलवाइए और अपना पेपर निकलवाइए और हाई कोर्ट के सामने पेश कर दीजिए कि मेरा पेपर उनसे बेहतर है। आप एक्सपर्ट कमिटी के थ्रू इसको देखें, और ये बहुत ही एक्सपीडेटेड मैनर में होता है, एकदम जल्दी हो जाएगा, 2-3 महीने में इसकी सुनवाई खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपके यहाँ ये फियास्को भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको बहुत सारे ग्रुप्स बोलेंगे कि एग्जाम के लिए टाइम मिलना चाहिए, नहीं, सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, कम समय में एग्जाम हो जाएगा, कोई घोटाला नहीं होगा। लॉन्गर ड्यूरेशन जाएगा, बाकी सब लोग जो धूल बैठ गया है बैठ जाएगा, सबको टाइम मिला है इतना ही। ठीक है, चलिए। तो मैर्केंटाइल फेज क्या है, 1757 टू 1813। तो आप बोलिएगा सर इसको क्यों बोल रहे हैं बैरल ऑफ द गन? अरे 1757 में बंगाल को हराया पलासी में, 1813 में मराठास खत्म कर दिया, तो बैरल ऑफ द गन के दम पे ना खत्म किया। मर्केंटाइल बेस, सामान लिया, पैसे से बेचा, पैसा लिया। ठीक है, दूसरा फेज। ठीक है, यह है इंडस्ट्रियल फेज। ठीक है, 1813 में पहला वाला खत्म हुआ, और 1858 में आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ। तो याद रखना आसान है। इसको इंडस्ट्रियल फेज क्यों कहते हैं? कैन एनीवन से टू मी, एक्सप्लेन टू मी व्हाई दिस फेज विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल फेज फ्रॉम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टिल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 से 58 तक चला है बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको इंडस्ट्रियल फेज क्यों कहेंगे? कैन एनीवन टेल टू मी व्हाई दिस फेज विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल फेज? देखो, पहला तो है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था तब तक। ठीक है, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, और 1850 तक आते आते इंग्लैंड इंडस्ट्रियल हो गया, पूरी तरह से इंडस्ट्रियल हो गया। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी सुपर पावर्स इन यूरोप, सच एज डच, फ्रेंच, डेनमार्क, डेन्स, पोर्टुगीज, व्हाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड फर्स्ट इन इंग्लैंड? और आप लोग 100 साल से तैयारी कर रहे हो, बहुत लोग, मुझे पता है। और जो लोग बोल रहा है सर हम लोग 100 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा है। बीए ऐसे ही करके नहीं आया होगा, वहां भी पढ़ा होगा, तो कॉमन सेंस है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड? एनीवन प्लीज गिव इट ए ट्राई। देखो, देखो, कहीं भी रिवॉल्यूशन लाने के लिए ना कुछ कंडीशन जरूरी होता है। तो वहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन कंड्यूसिव था। क्या कंड्यूसिव था? पहला, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, आप लोग अभी इकोनॉमी पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा अगर दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है? एनर्जी, और दूसरा है मेटल्स। वाटर। वाटर। ठीक है, वाई मेटल्स? क्योंकि मेटल से बनेंगे आपके मशीन्स एंड टूल्स। मेटल में भी कौन सा वाला मेटल नेसेसरी है मशीन और टूल बनाने के लिए? आयरन एंड स्टील। आयरन है तो स्टील उसी से बनेगा। स्टील इज नॉट ए मेटल, इट ए फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन से ही स्टील बनेगा, तो आयरन का प्रेजेंस जरूरी है। और एनर्जी के लिए क्या जरूरी है? कोल। पेट्रोल नहीं हो वाटर। सकता है? पेट्रोल भी उस हो समय सकता है, पेट्रोल नहीं था सर। पेट्रोल भी हो सकता है, पर कोल इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट पेट्रोल। कोल इज ए नेसेसरी कंडीशन। व्हाई? टू कन्वर्ट आयरन टू स्टील, कोल इज रिक्वायर्ड। कोल इज एन इंग्रेडिएंट फॉर कन्वर्शन ऑफ आयरन टू स्टील। दिस इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 7 केमिस्ट्री बुक, उसमें प्रोसेस देख ले स्टील फॉर्मेशन का। ठीक है, कोल कोकिंग इज कोल। एन इनपुट टू स्टील। ठीक है, तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन थे। दूसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इंग्लैंड वॉज एन आइलैंड नेशन, टोटली कट ऑफ फ्रॉम यूरोप, कट ऑफ फ्रॉम टर्मोइल्स ऑफ यूरोप। अब मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। देखो, आई मे साउंड सरकास्टिक, बट ऐसे ही आपके दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्कूलिंग ही वैसा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। मुझे बताइए, रशिया, चाइना, यूएस, इन तीनों के सुपर पावर होने में किसका ज्योग्राफिकल कंडीशन सबसे सही है कि वो सुपर पावर बन सकता है? हम्म? चाइना। चाइना। बाकी लोग? सर हम लोग सब एशियन रेस है, तो चाइना को ही सपोर्ट करेगा। इंडिया ऑप्शन तो था नहीं, नहीं तो इंडिया को कर देता, वो तो घर है। सबसे जो नजदीक दिखा वो मेरा दोस्त चाइना है, हिंदी चीनी भाई भाई। ऐसा कुछ कारण नहीं है, चाइना का सबसे खराब कंडीशन है कि वहां पे आपका सुपर पावर बने। कारण, इट शेयर बॉर्डर विद 14 कंट्री, हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद 24। ठीक है, रशिया का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, यूएस अकेला कंट्री है जिसका बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। जब बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहता है ना, तो आपको गलत नेबर नहीं मिलते हैं, और जब गलत नेबर नहीं मिलता है तो आपको परेशानी कम होती है। जब परेशानी कम होती है तो आप दूसरों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर करते हो। ठीक है, आपके घर में देखना, कोई जो बड़ा दीदी होगा ना, वो सबके लाइफ में इंटरफेयर करेगा, सबके पर्सनल लाइफ में, कि तुम उस लड़की से मत बात करो, उस लड़का से बात मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका लाइफ सिक्योर हो चुका है। ठीक है, तो यूएस का बॉर्डर सिक्योर है, उसी तरह इंग्लैंड का बॉर्डर सिक्योर था। ठीक है, आइलैंड नेशन था, टर्मोइल्स ऑफ यूरोप से पूरी तरह से सिक्योर था, तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स था, उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी था फॉर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तीसरा मेजर कंडीशन क्या है? चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सी इज द चीपेस्ट रूट। वाई?
कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाई सी इज द चीपेस्ट रूट? लेस क्योंकि फ्यूल नेविगेशन कंजम्पशन। के लिए ना सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है। ठीक है। प्लस क्या है, सी में आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो। यू विल ऑलवेज गो फॉर द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है। दैट्स द रीजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड एंड इट वाज कंपेरेटिवली लेट अमंग अदर यूरोपियन कंट्रीज। अब मैं आपको जो बताया हूं, आप इसमें देख रहे हो कि कॉमन सेंस है बस। एग्जाम में सारे सवाल के जवाब आपको ना क्लास में पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली का बेस्ट इंस्टीट्यूट हो ना, संभव है। ठीक है, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फेज कब हुआ इंग्लैंड का, इंडिया में, इंग्लिश रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया 1813 टू 1858। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था इंग्लैंड में। ठीक है। इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया बिकेम द सोर्स ऑफ चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। देखो, मिड एटीन सेंचुरी, मिड एटीन सेंचुरी मतलब 1750s के लगभग, जब एक फ्रेंच ट्रेडर इंडिया आया था ना, तो ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट इन रूरल बेल्ट ऑफ इंडिया पीपल हैव इनफ थिंग टू ईट। ठीक है। दे हैड गुड सप्लाई ऑफ शीप्स, गोट्स, चिकन। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, हेलो, ठीक है, कॉज, बफेलोज, द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में खाने की कमी नहीं थी। एक गरीब आदमी भी जिसके सर पे, तन पे सही से अच्छा कपड़ा नहीं होता था, उसके घर में खाने पीने की एम्पल चीजें रहती थी। अगर आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत कम है। ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन बहुत कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 बच्चे हर कोई पैदा करने लगे, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। तो चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 1813 से 1858 तक। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। थर्ड स्टेज जो आता है 1858 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी इज नो मोर हेड ऑफ इंडिया। द पावर ऑफ इंडिया इज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। तो अब ब्रिटिश क्राउन क्या कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। इसका ब्लूप्रिंट कौन बनाया था रेलवे के एक्सपेंशन का? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। व्हाई इट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेज? बिकॉज रेलवे वाज एक्सपेंडेड, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में। ठीक है। व्हाट वाज द पोजीशन, पर्पस ऑफ रेलवे? टू गो डीपर इनटू ज्योग्राफीज ऑफ इंडिया एंड स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स। अब आप मुझे बताइए कि आपके नॉर्थ ईस्ट से क्या एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, चाय। और उसके बाद? कोयला। छोड़ दो, कोयला नहीं है। उसके बाद?
ठीक है, पेट्रोल। ठीक है, ओपियम कल्टीवेशन ब्रिटिश का देन नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ओपियम कल्टीवेशन ओपियम रूट्स का देन है। मैंने तभी भी बताया था आपको ज्योग्राफी में, ओपियम आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस सब एरिया में ज्यादा उगाया जाता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में बहुत ज्यादा उगाया जाता है ओपियम। ठीक है, और वहां से ट्रांसपोर्ट होता था कहाँ, चाइना। तो फ्रॉम विच पोर्ट, फ्रॉम डेफिनेटली चिटागोंग पोर्ट, डेफिनेटली फ्रॉम कोलकाता पोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिया से क्या और लेने लगा, रॉ मटेरियल इन फॉर्म्स ऑफ जूट, ऑयल सीड। ठीक है, इनफैक्ट राइस एज वेल, कॉटन। ठीक है, इसका इसके लिए रेलवे बनाया गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे इंडिया को और भी यूज किया है आपका थ्रू सिस्टम ऑफ बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम। ठीक है, आयरन एंड स्टील इन झारखंड। ठीक है, तो ये इसका फाइनेंशियल फेज था। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किया गया अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये पूरा इसका फाइनेंशियल स्टेज हुआ। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल स्टेज। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए क्या जरूरी था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जरूरी था कि बंगाल जो है उससे रेवेन्यू ले रहा है। रेवेन्यू कैसे आ रहा है, जागीरदारी। रेवेन्यू कैसे आ रहा है, थ्रू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर किसके पास है, फार्मर्स। फार्मर्स के पास है। ठीक है, उस समय मालिक कौन होता था, फार्मर्स होता था और मुगल बादशाह। ठीक है, दीज टू थिंग्स वेर हेरिडिटरी। ठीक है, इंटरमीडिएटरी कौन था इसके बीच में, जमींदार्स। ठीक है, ये हेरिडिटरी नहीं होता था। ठीक है, इसका राइट्स देती थी मुगल। ठीक है, राइट्स दिया जाता था। ब्रिटिश ने इस राइट्स को बेचना शुरू कर दिया टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, अब जब आप खरीद के लोगे तो ये आपका हेरिडिटरी हो जाएगा ना। ठीक है, हेरिडिटरी राइट्स होने लगा। ठीक है, इसके बदले में आपको क्या देना था, टैक्सेस ईयरली। अगर टैक्सेस लास्ट डे में सनसेट के पहले नहीं पहुंचा तो आपकी जमींदारी फिर क्या होती थी, ऑक्शन। ठीक है, एंड इट यूज टू गो टू द हाईएस्ट बिडर। वाई, टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो 1764 बैटल ऑफ बक्सर, शाह आलम टू गेव दीवानी राइट्स टू ब्रिटिशर्स, राइट्स टू ब्रिटिशर्स। ठीक है,
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रॉट इन परमानेंट सेटलमेंट, इन लोग को भी टाइम लगा, सेटलमेंट फ्रॉम बनारस टिल बंगाल। इस परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मुगल के समय ये पूरा एरिया डिवाइडेड था अमंग जमींदार्स। ठीक है, अमंग जमींदार्स। ठीक है, और मुगल जो थे वो जमींदार को, जो जमींदार है वो जिंदा है, मुगल उसको पेपर दिया हुआ है कि ये एरिया आपका है। जब वो मर जाता है, नया बेटा पैदा होता है या उसके घर के बाकी लोग होते हैं, भतीजा कोई भी, ठीक है, डिस्टेंट रिलेटिव भी, तो मुगल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था जमींदारी के लिए कि भाई हमको जमींदार रहने दिया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता था, पर ये इसका ओनर नहीं होता था, हेरिडिटरी राइट्स नहीं थे इसको। हर नए जमींदार को परमिशन लेना होता था मुगल्स के। ठीक है, जो टिलर्स थे ना, टिलर्स, उनके पास हेरिडिटरी राइट था। टिलर्स, जमींदार क्या था, एजेंट ऑफ मुगल एम्पायर था, पर सिंस दे वर फ्रॉम सेंचुरीज देयर सोशल रिलेशनशिप विद द टिलर्स वेर हाई। ठीक है, देयर सोशल रिलेशनशिप विद द टिलर्स वेर हाई। व्हाट ब्रिटिशर्स डिड वाज इन 1773, सॉरी 1793, 1793, एक आदमी आया, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। जिस आदमी ने प्लान किया था परमानेंट सेटलमेंट, उसका नाम था जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर, इसने प्लान किया था। प्लान क्या था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा ना, उसको दे देंगे जमींदारी राइट। हाईएस्ट बिडर क्या होगा, एक बार हाईएस्ट बिडर लगाया बिडिंग, ठीक है, और उसको वो राइट्स मिल जाएगी। ठीक है, जब वो बिडिंग लगा देगा तो परमानेंटली ये राइट्स मिल जाएगी उसको। तब वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगा इस एरिया में, एग्रीकल्चर में, और बहुत ज्यादा जनरेशन करेगा रेवेन्यू का। तो हमको उसका 10/11 मिल जाएगा टैक्स में। ठीक है, पर दिक्कत क्या हुआ, जो जमींदार था उसको तो ऐसे भी 10/11 देना है ना। अगर 1,000 kg प्रोड्यूस हो रहा है तो भी देना है, 10,000 kg भी देना है तो भी देना है। उसके पास बचेगा क्या, 1/11। तो इसके लिए सादा ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। तो ये जमींदार बेसिकली थे कौन, ये जमींदार बेसिकली थे कलकत्ता में बैठे हुए मिडिल क्लास। दे वर द ओनली वन दोज हु गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। मिडिल क्लास, दे वर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, एंड दे वर बिलोंगिंग टू ट्रेडिंग फैमिली। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव ना, यस मेरा सर। एनर्जी चला जाएगा। एक ही बंदा बोल रहा है तभी से। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? No, sir. यू गाइस हैव नॉट हर्ड अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर? सुना है सर। अरे, इंडिया का पहला आदमी जिसको नोबेल प्राइज मिला है, एशिया का पहला आदमी जिसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो परदादा थे ना, वो ओपियम ट्रेड किया करते थे।
ठीक है, और उनको ओपीएम से पैसा आया। द्वारकानाथ, द्वारकादास या द्वारकानाथ ऐसे करके है। ठीक है, उन्होंने ओपीएम का पैसा कमाया, ओपीएम बिजनेस का। तो वो लोग भी जमींदारी खरीद लिए। दे आर जमींदार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट हेरिडिटरी जमींदार। ठीक है, ठीक है। तो खरीद लिए, अब आना तो है नहीं किसी को इधर। ठीक है, तो इधर जो लोकल जमींदार था पहले से, उसका रिलेशनशिप विद टिलर्स क्या था? अच्छा था। तो टिलर्स कॉपरेट करेगा जी नए जमींदार को? नहीं टॉलरेट करेगा। और नई जमींदार को भी कोई फायदा नहीं होना है, 1/11 मिलना है। ठीक है, तो टैक्स टाइम पे नहीं पहुंच रहा था ब्रिटिशर्स के पास। तो फिर बाद में यही जो टिलर्स होते थे ये जमीन खरीद लेते थे, जमींदारी राइट्स। द वेल्दी पेजेंट्स अमंग देम स्टार्टेड बाइंग द जमींदारी राइट्स। तो ये जो वेल्दी टिलर्स या पेजेंट होते थे ना, ये आपके ब्राह्मण्स या वैश्य नहीं होते थे। ठीक है, दे वेर नॉट द रॉयल क्लास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये लोअर क्लास कास्ट होते थे और उनका एजर्शन हुआ, तो उन्होंने जमींदारी राइट्स खरीदना शुरू की। तो इसीलिए आप देखोगे कि बंगाल में फिशिंग मैन कम्युनिटी, माहिष्य कम्युनिटी, कैवत्र कम्युनिटी एज ए जमींदार बने। ठीक है, सो एज यू गो टू द ईस्टर्न इंडिया यू विल फाइंड द कास्ट डिस्टिंक्शंस क्लोजेस्ट डाउन। ठीक है, बहुत सारे कास्ट जमींदार बन गए इस पोर्शन में। ठीक है, बंगाल के। ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ जमींदार हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं, पर मुझे लगता है ये गलत है। पहले से भी बहुत सारे कास्ट वहां पे डोमिनेंट थे। फॉर एग्जांपल राजवंशीज। ठीक है, वो तो हिंदू स्ट्रक्चर में बाहर से थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल माहेश्य, फॉर एग्जांपल कैवत्र। ये तीन कास्ट मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट देवर रिच जमींदार कास्ट। इसको जबरदस्ती बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट बैठाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन, अच्छा वो छोड़ो, सोशियोलॉजी है जाने दो। तो नए कास्ट ऑफ जमींदार पैदा हुए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट एंड जमींदारी सेटलमेंट। कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। बंगाल मतलब बनारस से बांग्लादेश तक, बिहार भी इंक्लूडेड है। बनारस उत्तर प्रदेश का पोर्शन है, एक पोर्शन। ठीक है, मेरे भी बाप दादा बनारस के ऊपर से आते थे, कुशीनगर एरिया से, और इधर जाकर के झारखंड में उन्होंने जमींदारी खरीद ली थी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रॉम बनारस टू बंगाल। ठीक है, अब देखो 1793 में जब ये लोग ये कर लिया परमानेंट सेटलमेंट, तो ये लोग को लॉस हुआ, क्योंकि जो जमींदार था वो एब्सेंटी था। नया जमींदार पैदा हुआ, वो पेजेंट्री क्लास का था। वो कभी भी ब्रिटिश को टॉलरेट नहीं करता था अपना लीडर। ठीक है, उसका भी टूटता था तो उसके टिलर्स को ही खरीदवा देता था। तो जमींदारी टूटी भी, जो बड़ी बड़ी जमींदारी थी दे बिकम स्मॉलर। ठीक है, चंक्स। तो ब्रिटिश को फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश क्या सोचा कि एक बार परमानेंट सेटलमेंट कर देंगे, उसके बाद जो आपका जमींदार है ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर में। पर ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार क्या था? मिडिल क्लास ऑफ बंगाल। इसको कुछ लेना देना नहीं था, अंग्रेजी आता था, ब्रिटिश के साथ संगत रखता था, अपने आप को नया ब्रिटिश बाबू समझता था। ठीक है, पेजेंट बना पावरफुल। इमरजेंस ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दे बिकेम वेरी पावरफुल। ठीक है, सो कॉल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, माहेश, शिकावत, रैन,
सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, सिर्फ बोलने के लिए जबरदस्ती का लोग बोल दिया है, अदरवाइज आई सी देम पावरफुल फॉर सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है। अब क्या हुआ कि इससे सबक लिया इन्होंने। सबक क्या लिया कि भाई परमानेंट सेटलमेंट मत करो। ठीक है। अब 30 साल के लिए ही सिर्फ सेटलमेंट करो। तो बोला कि आप बंगाल बिहार में पॉसिबल है, बोला नहीं। कहाँ पॉसिबल है? तो बोला मद्रास में पॉसिबल है। तो बॉम्बे और मद्रास वाला जो एरिया है, वहां पे आया आपका रैयत वारी सेटलमेंट। ठीक है। रैयत वारी सेटलमेंट। ठीक है। इसको रैयत इसलिए कहते हैं कि रैयत होता है आपका फार्मर। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो आप जाओगे तो हिंदी में लिखा रहता है कि आप रैयत हो। एग्रीकल्चर लैंड है तो आपका जो हिंदी में पेपर बनना रहता है उसमें लिखा रहता है रैयत हो। ठीक है। आप मतलब आपका फार्मिंग लैंड है, उस पेपर में लिखा रहता है ये रैयत, तो मतलब फार्मिंग लैंड। ठीक है। तो ये सिर्फ 30 साल का सेटलमेंट हुआ। वाई 30 साल का? क्योंकि उनको फायदा नहीं हुआ परमानेंट सेटलमेंट में खून चूस के। इनको लगा कि और करना चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट हुआ फार्मर्स विथ गवर्नमेंट, नो इंटरमीडिएटरीज। ठीक है। इसमें क्या हुआ? पोजीशन ऑफ कल्टीवेटर्स बिकेम सिक्योर। सिक्योर। ठीक है। और इमरजेंस ऑफ कोई क्लास नहीं हुआ। ठीक है। पर इसमें क्या था, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको डायरेक्ट रैयत से लेना था टैक्स। तो यहां पे रैयत को से डायरेक्ट टैक्स लेगा तो कैसे लेगा? फोर्स, अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब रैयत के पास पैसा नहीं है, टैक्स नहीं है, तो क्या करेगा? मनी लेंडर। जो तेलंगाना वाला एरिया है ना, वो इसी मद्रास वाले एरिया में आता था। तो तेलंगाना में एक बार रिवॉल्यूशन हुआ था, पेजेंट रिवॉल्यूशन ऑफ तेलंगाना। किसके खिलाफ था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ था? नहीं, मनी लेंडर्स के खिलाफ था। मनी लेंडर से पैसा लेता था, ब्रिटिशर्स को देता था। क्यों? ब्रिटिशर्स कहती थी कि आप रेवेन्यू क्रॉपिंग करो। रेवेन्यू क्रॉपिंग करेगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि राइस कोई उगा नहीं रहा है, दाल कोई उगा नहीं रहा है, चावल कोई, पैडी कोई, व्हीट कोई उगा नहीं रहा है। ठीक है। तो रेवेन्यू में टैक्स ज्यादा लगेगा, रेवेन्यू में खर्चा भी ज्यादा होगा और खाना महंगा हो जाएगा। तो मनी लेंडर्स के खिलाफ किया, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते थे। ये कब लगा आपका? इसका आपका 1820s के आसपास है टाइम। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 1820 समथिंग में लगा है, चेक करके बता दूंगा। उसके बाद यहां सीखने के बाद ये सोचा कि भाई यहां भी गलती हो गया। ठीक है। तो पंजाब 1849 में लोग कैप्चर किया था। ठीक है। उसके बाद पंजाब वाले एरिया में लगाया। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है आपका? वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल इंडिया का कुछ पोर्शन, एंड पंजाब। पंजाब उस समय का बड़ा है, आप अभी का पंजाब मत मान लो। पंजाब उस समय का है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये और जम्मू का भी एरिया जो है वो भी पंजाब में है। ठीक है। ये वाला एरिया में लगाया इन्होंने। इसको यहाँ पे जम्मू मत लिखना, यहाँ वहां पे एग्जाम में पंजाब ही लिखना। ठीक है, ये मत लिख देना। ठीक है। तो उस वाले एरिया में इन्होंने लिखा महलवारी सेटलमेंट। महलवारी का मतलब होता था, महल का मतलब होता था विलेज, तो महलवारी सेटलमेंट। तो इसमें क्या था कि हर विलेज में अपना ब्रदरहुड था, और हर विलेज का अपना एक चीफ था। तो जो विलेज का चीफ है ना, उससे लेता था टैक्स। ठीक है। चीफ से टैक्स। चीफ का काम होता था विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है।
पर यहाँ पे जो चीफ है ना, वो बहुत कोई हायरार्कियल पोजीशन नहीं है, वो बराबर है सबके, क्योंकि विलेज में था ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, एक विलेज का आदमी एक दूसरे का भाई है। अब भाई की बेटियों में शादी नहीं हो सकता, तो अगर सेम विलेज में शादी होता है ना, वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब में, तो उसको मार देते हैं। उसको कहते हैं ऑनर किलिंग, पर वो होता है डिसऑनर किलिंग। ठीक है, क्यों मारते हैं? क्योंकि ब्रदर की भाई बेटी से शादी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदरहुड है मतलब दे हैव सेम एंसिस्ट्री। मेरा एक स्टूडेंट है, निशी है, तो उसके नाम के पीछे एक्स आगे, एक्स है, एक्स के बाद मान लो डेविड है, मान लो डेविड मान लो। ठीक है, तो एक्स तो उसका क्लान नेम हुआ ना। ये समझ में आता है आप लोग को? यस सर। तो इसी तरह जो वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब है ना, उसमें एक ही क्लान का आदमी एक विलेज में है, तो उसमें शादी हो सकता है क्या एक ही क्लान में? जैसे आपका नाम नैनी ताबिन है, राइट? नानी यस सर। ताबिन, तो कोई यस नानी सर। करके लड़की होगा तो उससे शादी हो सकता है क्या आपका? मैं बस पूछ रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिए। नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। तो ये जो डेविड था ना, उसको किसी लड़की से प्यार हुआ था, उसका मतलब उसको अच्छी लगी थी, क्रश थी, उसका भी सरनेम एक्स था आगे वाला। तो बोला सर मेरा शादी नहीं हो सकता, मेरा बहन हो गया वो। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई डेविड को सुनाने मत लगना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सेम विलेज में शादी। ठीक है, तो इसको कहते हैं महलवारी सिस्टम। टिल टुडे दिस इज वेरी स्ट्रांग। इसी का पंचायत होता है जिसको कहते हैं खाप पंचायत। आज भी बहुत स्ट्रांग है ये। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहा गया महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब इस सब वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के इस सब वजह से क्या हुआ, जो रॉयल्टी थी बंगाल में वो तो खत्म हो गई। खत्म। रैयतवारी मद्रास में जो प्रिंसली स्टेट थी उसको भी खत्म कर दिया। वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब में भी प्रिंसली स्टेट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इससे नाराज कौन होगा आपका? प्रिंसली स्टेट्स होंगे या नहीं नाराज होंगे? नाराज होंगे ना, तो यही लोग जाके इन फ्यूचर रिवोल्ट करेगा। दो चीज मैं बताना आपको भूल गया। परमानेंट सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया कि किसका है, कॉर्नवालिस का है परमानेंट सेटलमेंट, 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस। दिमाग को लगाया था प्लान करके, जॉन सोर। SORE है या SHORE होगा। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? रैयत वारी है। कहाँ हुआ था? मद्रास और बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसको किसने लगाया था? तो मुनरो, मुनरो ने लगाया था। ठीक है, और इसको प्लान किसने किया था? मुनरो का नाम शायद हेक्टर मुनरो है, देख लीजिएगा। प्लांट इसको किया था चार्ल्स ने, चार्ल्स रीड। ठीक है, कहाँ लगा था? मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, महलवारी सिस्टम का ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है कि किसने लगाया है। ठीक है, पर ये 1849 के बाद ही लगा है, ये पता है मुझे, महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब Member इस, Hart Mackenzie. अच्छा मैं देख लूंगा, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो महलवारी सिस्टम जब आया तो इन तीनों ने विलेज के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, मतलब रॉयल्टी के भी स्ट्रक्चर को तोड़ दिया पूरा, और सारा चीज किसमें इंकरेज कर दिया?
रेवेन्यू फार्मिंग में। और मैंने आपको बताया 3 फेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मर्केंटाइलिज्म 1757, 1813, 1813 to 1858 इंडस्ट्रियल फेज, 1850 ऑनवर्ड फाइनेंशियल फेज। देखो, इंडस्ट्रियल फेज जब आया ना, तब तक आपका सारा सेटलमेंट हो चुका था। परमानेंट सेटलमेंट, दिस ऑल्सो नोन एज जमींदारी सेटलमेंट। इसी का दूसरा नाम है जमींदारी सेटलमेंट, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और उसके बाद है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो तीनों सेटलमेंट खत्म हो गया था। तो इंडस्ट्रियल फेज आते आते क्या हुआ, इंडिया में जो आर्टिशियंस या क्राफ्टमैन थे उनका बिजनेस खत्म हो गया। क्या, सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए था रेवेन्यू फार्मिंग से। तो अर्बन सेंटर्स खत्म हो गए। ह्यूज अमाउंट ऑफ रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ। लोग अर्बन सेंटर छोड़ छोड़ के रूरल एरिया आ गया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज इंक्रीज इन रूरल इंडिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डिक्रीज इन अर्बन इंडिया, ट्रू। ठीक है। इंक्रीज इन रेवेन्यू फार्मिंग, ट्रू। डिक्रीज इन ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रू। ठीक है। तो ये आपका मर्केंटाइल फेज एंड लैंड सेटलमेंट। ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दोनों को साथ साथ समझिए, तब आप समझ जाएंगे कि किसका फायदा हुआ है, किसी का फायदा नहीं हुआ है। किसका फायदा हुआ है? ब्रिटिश का फायदा हुआ है और इंडियन मिडिल क्लास का फायदा हुआ है थोड़ा बहुत, जो इंग्लिश एजुकेटेड था। आज भी आपको इंग्लिश सही से नहीं आती है, तो उस समय इंडियन मिडिल क्लास जो इंग्लिश एजुकेटेड था, कितना परसेंट होगा? इंडियन पॉपुलेशन का 0.01%, समथिंग लाइक दैट। वेरी लेस परसेंटेज, वेरी लेस। नुकसान किसका हुआ? रॉयल्स, जमींदार, फार्मर्स, ट्रेडर, आर्टिशियंस, पंडित, मौलवी, कॉमन मैन, इन सब का नुकसान हुआ। इसको बोला कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता है, चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता है, सती नहीं हो सकता है, सती नहीं हो सकता है। कॉमन मैन को तो सारा धंधा छुड़वा ही दिया। तो ब्रिटिश के फेवर में कोई होगा? नहीं होगा ना। तो ये सब मिलके रिवोल्ट करता है 1857 में। ठीक है। और इस रिवोल्ट का कारण क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एग्रीकल्चरल। क्यों है ये सब? बिकॉज ऑफ 3 फेजेस प्लस लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्लस सोशल जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए। ठीक है। इसकी वजह से 1857 में रिवॉल्यूशन होता है। तो एट 4 o'clock टुडे, 4:10, 4:10 PM, we will have class where we will complete 1857. Okay, first war of independence, 1857 today. Here onwards, all your sections are important for your prelims examination. Thank you. कोई डाउट है बताइए। कोई डाउट है बताइए। चलो। नो सर।
थैंक यू, बाय।